नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भीमसेरिया हॉस्पिटल रायपुर से नेत्र रोग सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार भीमसेरिया, जो आंखों की समस्या से जुड़ी बीमारियों और उनके इलाज के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रमोद, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर प्रमोद, आपको आवाज मिल पा रही है? तो डॉक्टर प्रमोद को आवाज नहीं मिल पा रही है, उनसे थोड़ी ही देर में संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो नेत्र रोग क्या क्या होते हैं, आंखों में कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, उसके बारे में आज हम इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे। क्योंकि आंखों से जुड़ी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं अगर हम सही तरीके से अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, तो अपनी आंखों का सही तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हमको आने वाले समय में हो सकती हैं। जैसे कि लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करना, मोबाइल का लगातार इस्तेमाल करते रहने से भी ये आंखों पे बहुत ज्यादा तरीके से यहाँ पर गलत तरीके से असर डाल सकता है। दर्द, आंखों का स्राव, यहाँ पर आंखों के संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। आंखों में सूखापन, ये भी आंखों के संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। वहीं प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता भी संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। आंखों के आसपास सूजन भी देखने को मिली है। सुबह के समय जैसे सोकर उठते हैं तो पफीनेस जो आंखों में आ जाती है, वो भी एक तरीके की यहाँ पर संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। किसी तरीके की परेशानी अगर आंखों में हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है पढ़ते टाइम या आंखों में कुछ देखते टाइम अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है या किसी भी तरीके की परेशानी यहाँ पर हो रही है, तो सीधा आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। तो डॉक्टर प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रमोद, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद जी, आपने हमें बुलाया, इसके लिए थैंक यू। जी डॉक्टर प्रमोद, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि आंखों की बीमारियां हम सभी को पता है किस तरीके से घर करती जा रही हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि आंखों से जुड़ी कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। जी देखिए, आंखें जो है हमारा बहुत ही संवेदनशील अंग है और इसमें जो मुख्यतः सबसे सामान्य बीमारी है वो है चश्मे का नंबर होना या रिफ्रैक्टिव एरर जिसको बोलते हैं। इसके अलावा मोतियाबिंद जो बहुत ही सामान्य और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है। तो रिफ्रैक्टिव एरर और कैटरैक्ट, अंधपन का विश्व में सबसे बड़ा कारण यही दो बीमारियां हैं। इसके अलावा अन्य बीमारी जैसे काला मोतियाबिंद जिसको हम लोग डॉक्टरी भाषा में ग्लूकोमा बोलते हैं, पर्दे का फट जाना, आंखों से पानी आना या कई बार आंखों में जख्म भी हो जाता है जिसको कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं, ये सब आंखों की मुख्य बीमारियां हैं। इसके अलावा आजकल हम लोग कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं, जिस स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है लोगों का। बच्चे भी जो है वो ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं, जिसके चलते जो है वो ड्राई आई और आंखों में थकान, स्ट्रेनिंग की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। जी जी बिल्कुल, ये सारी जो परेशानियां हैं वो तो देखने को मिल रही हैं, लेकिन अगर इस तरीके की परेशानियां अगर डॉक्टर साहब देखने को मिलती हैं, बच्चों में अगर दर्द आंखों में महसूस हो रहा है, आंखों से पानी बच्चों के आ रहा है, तो क्या ये किसी गंभीर बीमारी का कोई लक्षण हो सकता है या किसी बीमारी की ओर ये संकेत दे सकता है? हाँ बिल्कुल। अभी क्या है कि मान लीजिए किसी बच्चे को चश्मे का नंबर है और वो क्लासेज किए जा रहा है, मतलब उसको पता नहीं है कि नंबर है, उसको धुंधला दिखाई पड़ेगा। धुंधला दिखने के चलते उसको आंखों पे दर्द होगा, स्ट्रेनिंग पड़ेगा और कई बार वो बताता नहीं। मुख्य समस्या तब है जब एक आंख में नंबर है और एक में नहीं है, तो वो आइडियली वो बच्चा बता नहीं पाता और जब वो जाता है काफ़ी समय बाद तो पता चलता है कि उसकी एक आंख जिसमें नंबर था वो चश्मा लगाया नहीं, जिसकी वजह से वो आई लेजी आई या एम्ब्लायोपिया हो गया, जिसका कोई इलाज भी नहीं है। इसके अलावा बच्चों में कई बार चोट की समस्या या डस्ट पड़ जाना या स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से आजकल मैं देख रहा हूँ अपने क्लिनिक में भी कि सूखापन की समस्या, ड्राइनेस की समस्या बहुत कॉमन है।
बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि चश्मा बच्चों को लगा लेना चाहिए, लेकिन अगर चश्मा लगाने में अगर ढिलाई बढ़ती जाती है बच्चों की तरफ से, तो क्या ये नंबर बढ़ सकता है आंखों का? देखिए, ये मिथ है कि चश्मा नहीं लगाएंगे तो नंबर बढ़ जाएगा। वो इसलिए बताते हैं ताकि वो बच्चा नंबर लगाए। बेसिकली चश्मा लगाएंगे तो हमें चीज़ें साफ दिखेगी, चीज़ें साफ दिखेंगी तो हम पढ़ाई में, अपने काम में आगे बढ़ेंगे, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। और जैसे भी बताया कि अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो आंखें जो है वो देखना भी नहीं सीखेंगी, तो भविष्य में कई बार चश्मा ठीक भी लगा लिया तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चश्मा लगाना अगर नंबर है तो बहुत ही ज़रूरी है। जी, अच्छा डॉक्टर प्रमोद, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि कई लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि चश्मा तो ठीक है हमने लगा लिया, लेकिन क्या लंबे समय तक, अगर ठीक है 4-5 साल तक अगर लोगों ने चश्मा लगा लिया है, तो क्या दवाइयां खाते खाते क्या चश्मा उतर सकता है लोगों का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दवाइयों का चश्मे के नंबर से कोई मतलब नहीं है। जो कारण समझना है कि जो चश्मे का नंबर होता है वो हमारे आंखों की बनावट के ऊपर डिपेंड करता है। आंखों की एक लंबाई होती है, निश्चित लंबाई और कर्वेचर। पुतली का एक पावर होता है जो अगर सामान्य, जो हम लोग अपना सामान्य मानते हैं, उससे जरा सा अंतर है तो चश्मे का नंबर आता है। तो दवाइयों से इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। ये बिल्कुल ही मिथ वाली बात है कि दवाइयाँ खाएंगे तो नंबर उतर जाएगा, ये एक्सरसाइज करेंगे तो नंबर उतर जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। जी, आपने कैटरेक्ट की बात कही थी अभी, और इसके बारे में बताया भी था। मैं चाहूंगी डॉक्टर प्रमोद, आप थोड़ा विस्तार से इसके बारे में जानकारी दीजिए। कैसे इसके लक्षण शुरू होते हैं, कैसे शुरुआती लक्षण आमतौर पर मरीजों में इसको देखने को मिलते हैं? देखिए, मोतियाबिंद कैटरेक्ट, जिसको हम सामान्य भाषा में मोतियाबिंद बोलते हैं, वो आंखों की मोस्ट कॉमन बीमारी है। आज 60 के ये मैक्सिमम, ये मूलतः बीमारी जो है वो वरिष्ठ लोगों की है। 50 साल 60 साल के ऊपर जैसे एजिंग प्रोसेस होता है, वैसे ही हमारे आंखों के अंदर एक कुदरती लेंस है जो विथ टाइम जो है वो एजिंग प्रोसेस के चलते वो थोड़ा सा धूमिल हो जाता है और जिससे हमें दिखना कम हो जाता है। तो उसी कंडीशन में जब हमारा लेंस, आंखों का जो प्राकृतिक लेंस है, खराब हो गया या समझिए धूमिल हो गया, तो उस कंडीशन को मोतियाबिंद बोलते हैं। जैसे अभी बताया कि ये जो है वो मूलतः एल्डरली लोगों की बीमारी है, बट इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं। जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग गई, किसी को डायबिटीज हो गया, या कभी कभी कंजेनाइटल तौर पे, मतलब बच्चों में जन्म से ही होता है। और कई बार कुछ मेडिकेशंस के डालने के जो हम अधिक यूज कर लेते हैं बिना किसी के सलाह के, तो जैसे स्टेरॉइड्स, अगर स्टेरॉइड्स हम यूज करेंगे तो उसकी वजह से भी मोतियाबिंद हो सकता है। जी, क्या, और जहां तक अब हम मोतियाबिंद की बात कर ही रहे हैं, तो इसका एकमात्र उपाय जो है वो जी वही मैं सवाल आपसे पूछने वाली थी। उपचार के बारे में ही पूछ रही थी मैं डॉक्टर साहब कि क्या उपचार है इसके, अगर किसी को हो गया है तो क्या डॉक्टरी सलाह के बाद ही उपचार लेना चाहिए या कुछ घरेलू नुस्खों के जरिए मोतियाबिंद को सही किया जा सकता है? The only treatment option available is surgery। मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज सर्जरी ही है। और सर्जरी आजकल बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही अच्छी होती है। वो पहले वाली बात नहीं रही कि आप, काफ़ी लोग वेट करते रहते थे कि नहीं अभी तो दिख रहा है, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है। अभी बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से ऑपरेशन होता है वर्ल्ड ओवर, और मैक्सिमम केसेज में, मतलब 99.9 केसेज में रोशनी पूरी तरह वापस आ जाती है। तो सिर्फ सर्जरी पर ही विश्वास रखना है, किसी ड्रॉप से, किसी दवा से कुछ नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों की अगर आंखों में धुंधलापन जैसा फील हो रहा हो, लेकिन वो अपने माता पिता को नहीं बता पा रहे हो काफी लंबे समय से, चूंकि ये लाजमी तब हो जाता है जब बच्चे इसको नजरअंदाज करते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। उस केसेस में क्या करना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है, लापरवाही ऐसे केसेस में बढ़ती गई है, तो क्या ये गंभीर हो सकता है? आने वाले इसमें क्या सिचुएशन खराब हो सकती है?
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी बताया कि मान लीजिए किसी को मोतियाबिंद है, कोई कंजेनिटल कैटरेक्ट की भी बताया, अभी आपको बताया था, तो बच्चे को तो दिखेगा नहीं, उसको क्या पता कितना दिखना चाहिए, वो बताएगा नहीं, तो होगा क्या कि उसको दिखेगा ही नहीं। और जब माँ बाप को पता चलेगा, पेरेंट्स को पता चलेगा, वो लेकर के जाएंगे डॉक्टर के पास, तो कंडीशन काफी लेट हो जाएगी। स्कूलों में भी यही समझ, इसलिए स्कूल में भी जैसे बच्चे को चश्मे का नंबर है, वो पीछे बैठा है, उसको दिख नहीं रहा, जब वो आगे आप बैठता है तो दिखता है, पीछे बैठता है दिखता नहीं। इसलिए आजकल स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। बच्चों को, माँ बाप को भी ये बताया, ये स्टडी है या उनको बता रहे हैं उनको कि उनको लगे कि बच्चा कम देख रहा है, वो चीज़ों को ध्यान नहीं दे पा रहा, तो जल्द से जल्द जो है वो एक बार अपने नेत्र चिकित्सक को जरूर दिखाएं। स्कूल वालों को है, क्योंकि आजकल सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए, ताकि जो अगर कुछ समस्या है तो उनको जल्दी से जल्दी पता चले। लेकिन क्या डॉक्टर साहब धुंधलापन और ये स्कूल वालों का आजकल कर्तव्य भी है और वो करते भी हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या धुंधलेपन का एक कारण सिर्फ कैटरेक्ट ही है या कोई और बीमारी हो सकती है आंखों में धुंधलेपन की? नहीं, आंखों में तो बहुत सी बीमारियां हो सकती है, जैसे अभी बताया कि मोतियाबिंद मुख्य कारण है, मतलब मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा जैसे काला मोतियाबिंद या जिसको हम लोग ग्लूकोमा बोलते हैं, उसके अलावा कई बार पर्दा फट जाता है, कई बार आंखों के पीछे की नस बंद हो जाती है, और आजकल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि डायबिटीज के चलते इंडिया में एक एंडेमिक है डायबिटीज, और 6% लोगों को डायबिटीज है। तो समझिए कि उसमें आंखों के अंदर जो है वो खून का स्राव हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, पर्दा सिकुड़ जाता है, मोतियाबिंद जल्दी हो जाता है। तो अभी और एक बीमारी है जिसको हम ARMD या उम्र के साथ पर्दा खराब होना बोल सकते हैं। उसमें पर्दे में सूजन आ जाती है, पर्दे के पीछे ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सब गंभीर कारण है नेत्र की रोशनी जाने के लिए। जी, एक और चीज मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब, कहा यह भी जाता है कि एक उम्र ऐसी होती है जिस उम्र के बाद नंबर जो होता है वो बढ़ता नहीं है, 22 उम्र कह लीजिए या 23 उम्र कह लीजिए, उसके बाद जो नंबर होता है वो बढ़ता नहीं है, स्टेबल हो जाता है नंबर। क्या ऐसा है? जी जी, जैसे हमारी ग्रोथ भी जो है वो 18-19 तक जैसे लंबाई बढ़ती है, वैसे ही आंख भी शरीर का एक पार्ट है। और जैसे पहले हम लोगों ने बताया अभी कि नंबर जो है वो आंखों की लंबाई और कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो 18, 19, 20 के लगभग आने के बाद बहुत हद तक के चांस है कि वो फिर चेंज ना करे। तो इसलिए उसके बाद जो है नंबर मूलतः स्टेबल हो जाता है। और उसके बाद जब हम 40s में आते हैं, जिसको प्रेस बायोपिक एज भी बोलते हैं, तब नजदीक का नंबर आता है। लेकिन ये अगर मैक्सिमम केसेज में सही है, बट कुछ केसेज में डिफरेंसेज हो सकते हैं। लेकिन अगर नंबर स्टेबल नहीं हो पा रहा हो, अगर नंबर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा हो, तो क्या कारण है नंबर चेंज होने के डॉक्टर साहब? जी, जैसे अभी बताया, जैसे एक जो मायोपिक पेशेंट्स होते हैं तो उसमें -6 नंबर तक जो है वो नॉर्मल मायोपिया होता है, वो उसके बाद वो लगभग नहीं बढ़ता। लेकिन जिनको बचपन से ही जैसे -6 से ज़्यादा है तो पैथोलॉजिकल मायोपिया कंडीशन में आता है, उसमें नंबर चेंज होने की प्रवृत्ति रहती है। या कई कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें अन्य बीमारी भी है, जैसे केरेटोकोनस, पुतली का टेढ़ा होना, चोट लगना, तो उसमें भी नंबर चेंज हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जो हमारी आंखें हैं या पुतली का टेढ़ा होना, क्या ये बचपन से ही हो जाती हैं या किसी एक्सीडेंटल अगर प्रॉब्लम होती है या उस कंडीशन में ये होता है? देखिए, चोट एक कारण तो है ही है, उसके अलावा कुछ पुतली की बीमारियां हैं, वो रेयर बीमारियां हैं, जैसे केरेटोकोनस बताया है ना, कॉर्नियल डिजनरेशन बताया। इन सब में जो है वो बाद में डेवलप करती है। कई बार वो आपको शुरू में कुछ नहीं होता, बट विथ एज, जैसे 12 के हुए, 15 के हुए, फिर जैसे जैसे एज बढ़ता है तो वो बीमारी बढ़ती जाती है। तो ये तो आपको जब भी आप, इसलिए कह रहे हैं कि जब भी आपको कुछ दिखने में आप नॉर्मल फीलिंग हो तो एक बार आप किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर जांच कराइए, ताकि नेचर ऑफ डिजीज आपको पता चले। और क्या डॉक्टर साहब ये सही हो सकता है, जिसे आंखों का महंगापन भी बोलते हैं, क्या ये सही हो सकता है? क्योंकि ये भी केसेस देखने को मिले हैं और लोग भी इससे काफी ज्यादा परेशान बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कई बार ये भी देखा है कि इलाज भी इसका नहीं मिल पाता है। तो क्या इसका इलाज संभव है? क्या इसको ठीक किया जा सकता है?
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, इसको भी ठीक किया जा सकता है इन मोस्ट ऑफ द केसेज। इन मोस्ट ऑफ द केसेज जो है, मतलब मैक्सिमम केसेज में कम से कम 80 से 90% केसों में ये ठीक किया जा सकता है। इसका इलाज चश्मा, उचित नंबर का चश्मा और ऑपरेशन, ये दो इनके जो है मुख्य इलाज है। कुछ केसेज में एक्सरसाइज भी बोलते हैं, बट मतलब वो हमने देखा नहीं कि बहुत काम करता है, इसलिए इसका मुख्य इलाज चश्मे का नंबर, और जो चश्मा के नंबर लगाने के बाद जो भेंगापन बच गया उसके लिए ऑपरेशन। जी, अगर कम दिखाई दे रहा हो और ये ऑपरेशन के रिजल्ट्स अच्छे हैं। जी, वही अभी मैं उसी के बारे में ही आपसे बात करने वाली थी कि अगर कम दिखाई दे रहा हो, महंगेपन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अगर कम दिखाई दे रहा हो, नंबर अगर चढ़ गया हो, चश्मा अगर डॉक्टर ने बता दिया हो, रेकमेंड कर दिया हो डॉक्टर साहब, तो क्या ऑपरेशन अगर किसी को करवाना हो, कौन सी उम्र में ऑपरेशन करवाना सही होगा और इसका क्या साइड इफेक्ट है ऑपरेशन करवाने का? और लेजर के थ्रू अगर ऑपरेशन करवाया जाए, लेजर के थ्रू अगर करवाया जाए, तो क्या आंखें वही दिखाई दे सकती हैं, सेम जैसे हम बचपन में देख सकते थे, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर? जी जी जी, बिल्कुल। ये इसके लिए बता रहे हैं कि पहले लेजर ऑपरेशन के पहले जो है कुछ जांचें होती हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि वो आँख जो है वो लेजर ऑपरेशन सहन करने के लायक है या नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी आंखें लेजर ऑपरेशन को सहन कर सकती है और उपयुक्त है, तो आप आराम से लेजर ऑपरेशन करके चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। अब जैसे उम्र की बात है, तो हम लोग तब इसका ऑपरेशन करेंगे जब नंबर स्टेबल हो जाए। अगर नंबर स्टेबल ही नहीं है तो करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो एक बार नंबर स्टेबल हो जाए, जैसे 18, 19, 20 के एज में होता है, उसके बाद आप एक बार जांच कराइए। जांच में अगर आपकी आंखें लगता है कि आराम से लेजर ऑपरेशन किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल कराइए और निश्चिंत रहिए, आंखें एकदम बिल्कुल आपको बिना चश्मे के साफ साफ दिखेगा। जी, कितने टेस्ट इसके होते हैं डॉक्टर साहब, क्या प्रोसेस है इसका? क्योंकि अभी आपने कहा था कि कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें नंबर स्टेबल नहीं हो पाता है, तो अगर उन केसेस में अगर नंबर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो कैसे पता लगाया जाएगा कि नंबर स्टेबल नहीं हो पा रहा है पेशेंट का? अब जैसे मान लीजिए एक मरीज अपने पास आया जिनका नंबर 5 था, और उस तो फर्स्ट टाइम आया तो 5 है, और वो 6 महीने बाद आता है और उसका नंबर 6 है, तो इसका मतलब वो नंबर स्टेबल नहीं है। तो ऐसे केसेज में उसको ऑपरेशन की सलाह नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसका नंबर चेंज हो रहा है। तो एक बार वो स्टेबल हो जाए तभी सर्जरी करेंगे। अगर स्टेबल नहीं हो रहा है तब तो उनकी सलाह यही है कि वो चश्मा लगाए और या कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बच्चों में अगर आंखों से संबंधित कोई परेशानियां देखने को मिल रही हैं, बच्चों में अगर देखने की जो पावर है वो अगर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, विजिबिलिटी अगर कम हो रही है, तो उनमें तो लेज़र नहीं हो पाता है, उनमें तो आई थिंक नहीं होता होगा, ऑपरेशन जैसी कोई परेशानी उसमें नहीं होती है। ऑपरेशन करने की सलाह तो आई थिंक डॉक्टर नहीं देते हैं बच्चों में। चश्मे के नंबर के लिए तो बिल्कुल नहीं देंगे। चश्मे के लिए तो उनको, मतलब चश्मे का नंबर हटाने के लिए तो बिल्कुल नहीं देंगे। उनको सलाह यही रहती है कि वो नंबर चश्मा लगाएं। जी, इसके अलावा और कौन कौन सी सलाह जो है बच्चों को दी जाती है जिसके जरिए उनका नंबर जो है वो हटाया जा सके, या नंबर बढ़ाया ना जा सके, बढ़े ना नंबर, स्टेबल हो जाए नंबर? जी देखिए, अभी तक नंबर नहीं बढ़ने देने के लिए ऐसा कुछ बहुत फुल प्रूफ तरीका नहीं है। हालांकि एक ड्रॉप अभी जरूर हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी जिनका माइनस में नंबर रहता है और बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बट उसकी भी स्टडीज बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए है कि बच्चों में जल्दी जल्दी जांच करते हैं, ताकि जो भी नंबर उनका चेंज हो रहा है वो टाइम पे, अगर हर 3 महीने 6 महीने पे जाँच करना चाहिए, ताकि अगर नंबर चेंज हो रहा है तो वो उचित ग्लास लगाए। इसलिए चश्मा का नंबर हटाने के लिए ऐसा आप पूछेंगे तो कोई दवा नहीं है। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, एक की आंख में लेकिन जो एक ड्रॉप बताया, अगर वो नंबर तेजी से बढ़ रहा है तो वो ड्रॉप की सलाह दी जा सकती है। जी, एक आई में डॉक्टर साहब नंबर सिलेंड्रिकल है, एक आई में नंबर जो है स्पेरिकल नंबर है, कौन से केसेस में ऐसा होता है और वो क्यों होता है? ये आंखों की कुदरती बनावट के चलते हैं, या कई बार ये चोट की वजह से हो सकता है, या पुतली की कॉर्निया की अन्य बीमारियों की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब
ये है कि अगर एक में स्फेरिकल है या एक में सिलिंड्रिकल है तो वो हो सकता है कि जिस आँख में सिलिंड्रिकल नंबर है उसमें पुतली थोड़ी सी टेढ़ी है नॉर्मल से, उसका कर्वेचर थोड़ा सा अलग है। वो बनावट है, वो प्योरली जो है वो नैसर्गिक बनावट है या किसी चोट के चलते या अपना जो अंदर आंखों का लेंस है उसका वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, उसके लिए भी चश्मे की सलाह ही दी जाएगी। क्या ऐसे केसेस में या आप कॉन्टैक्ट लेंस भी, टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज भी लगा सकते हैं। हाँ, वही अभी मैं पूछने वाली थी आपसे, क्या ऐसे केसेस में लेंसेज लगाना ठीक है? जी बिल्कुल, कॉन्टैक्ट लेंस जो है हम लोग आराम से लगा सकते हैं, बट कॉन्टैक्ट लेंस के लिए बस ये है कि थोड़ा सा उसमें हाइजीन प्रॉब्लम्स रहता है। अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो फिर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाने में कोई बुराई नहीं है। और लेकिन अगर अच्छे लेंसेज अवेलेबल हैं तो आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने के बाद अगर कुछ समय तक कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाएं और देन उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने के बाद अगर धुंधला फील हो रहा हो आंखों में, तो वो कौन से केसेस में होता है और क्यों होता है? ये देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस के साथ जैसे बताया कि हाइजीन प्रॉब्लम्स तो थोड़ा सा रहता है, और खास करके बच्चे बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते। इंडिया, हम लोग के एरिया में डस्ट भी ज़्यादा है, तो और कई बार क्या है कि लोग उसको पहन के स्विमिंग कर लेते हैं या आंखों को रब कर देते हैं, तो किसी किसी को कॉन्टैक्ट लेंस से एलर्जी हो सकती है जिससे पुतली पे असर पड़ सकता है। दूसरा क्या है, कई बार कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा दिन लगाया तो उसके बाद पुतली के ऊपर जख्म बनने का भी चांस हो सकता है, जिसको हम लोग कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं। ऐसे कंडीशंस में जो है वो नज़र में धुंधलापन आ जाता है। अगर वैसा होता है तो तुरंत आपको उस कॉन्टैक्ट लेंस को बदलना पड़ेगा और अपने नेत्र चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा ताकि उसका उचित इलाज किया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि खान पान का बहुत ज़्यादा असर आंखों पर पड़ता है। किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे खाने में चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल डाइट में किया जाए, जिसका भरपूर आनंद एक तो मरीज जो है वो ले सके और साथ ही साथ उसका पूरा लाभ जो है वो आंखों को मिल सके? जी देखिए, जो आंखों को जो है वो विटामिन ए की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारे पिगमेंट्स जो है वो विटामिन ए के बने होते हैं। और हमारा ये मानना है और ये देखा है कि जैसे विटामिन ए जिन चीज़ों में अधिक होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, खास करके बच्चों को। इसके अलावा भी सजेस्ट कि कलर्ड फूड्स जितने भी हैं, कलर्ड फूड्स जो है उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, वो जो है वो आंखों के लिए अच्छे हैं। कोई भी कलर ले लीजिए, बस मैं तो अपने पेशेंट्स को ही बोलता हूँ, व्हाइट को छोड़ करके जो भी आपको रंगीन चीज़ दिखे वो खाने के लिए अच्छी है। जैसे आप पालक ले लीजिए, कैरेट ले लीजिए, मतलब गाजर ले लीजिए, आम ले लीजिए, उनमें विटामिन ए की मात्रा और विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ये सारी चीज़ें खाने से आंखों पर बहुत ज़्यादा असर भी पड़ता है और ये फ़ायदेमंद भी रहती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जी। और इतनी सुंदर सुंदर जो जानकारियाँ आपने दी हैं उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। तो आप जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। सेहतनामा में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।